very shortly we will be inviting Dr. Swami to speak. I request our volunteers that lot of new friends are coming to please ensure that we have chairs put out for them. I would now, before Dr. Swami speaks, before Dr. Swami speaks, we have another visitor, the local MLA from Mulund, Sardar Tara Singh is here. We welcome him to the stage. आइए प्लीज आइए। As you all know, Sardar Tara Singh has been a MLA from Mulund and he has already served more than three terms. Harshad Bhai Desai will make some announcements. Then we'll have Sardar Tara Singh speak, and then we will be Dr. Swami speaking. कार्य सम्राट सरदार तारा सिंह जी का हमने हार्दिक स्वागत किया है। उसी के साथ हमारे संघ परिवार के श्री मधुकरराव कुलकर्णी जी, देवीदास शर्मा, दीपक सचदे, तुषार शर्मा, भानुशाली समाज के कांति भाई कटारिया, लोहाना समाज के रजनीकांत भाई कारिया, परेश भाई ठक्कर, काटियावाड़ी समाज के श्री विनू भाई मोदी यहाँ आए हैं। ये सभी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में कार्य सम्राट सरदार तारा सिंह जी उपस्थित हुए हैं। उनका बहुत से कार्यक्रम आज लगे हुए हैं। फिर भी उन्होंने कल मुझे बुला के कहा रेस्टिंग ऑफिस की मीटिंग के बाद कि हर्षद भाई कितना बजे आना है। मैं बोला आप 11:30 से 12 के बीच में जरूर आ जाइए। तो बोले नहीं, मैं 12 बजने नहीं दूंगा, मैं सरदार है तो भी। और ऐसे कार्य सम्राट सरदार तारा सिंह जी का स्वागत श्री कुलकर्णी जी कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे की कार्यवाही जगदीश शेट्टी जी करेंगे। I would request Sardar Tara Singh to address us. मंच पर विराजमान सबके प्यारे, सबके नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी और सम्मानीय मंच, बड़े दिनों के बाद मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। आपका तो मैं करता रहता हूँ सुब्रमण्यम स्वामी जी का। मैं बहुत समय पहले आज भी सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक कार्यकर्ता हूँ और इस कार्यकर्ता के नाते 15 साल से मैंने मुलुंड की जनता की सेवा की है। 15 साल एमएलए के और 18 साल जहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जी खासदार थे, वहाँ 18 साल नगर सेवक मुलुंड से रहा, भांडुप से रहा। लगभग 33 साल बगैर हारे भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से आज भी मैं जीत कर आता हूँ और जब भी जीत कर आता हूँ तो कम से कम 30,000 वोट कांग्रेस वालों से ज्यादा लेता हूँ। आज खुशी इस बात की है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत कम समय
स्वामी जी हमारे बुलेट में आते हैं और घाटकोपर से आगे भाग जाते हैं। तो मेरा इसे निवेदन है कि जितना प्यार हम आपको करते हैं इतना प्यार शायद पूरे इंडिया में कोई आपको करता नहीं होगा। इसलिए आप जो आज बता के जाएंगे, यहाँ पर सब युवक बैठे, नौजवान बैठे और इस भारत देश की रक्षा करने का सारा मुद्दा उनके ऊपर है। और आपकी बात सुनकर मैं इतना जानता हूँ, ऐसे भी वो नरेंद्र मोदी जी को वोट देने वाले हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, पर आपके कहने से हर एक के घर से 10-10 वोट और ज्यादा पड़ेगी, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और जब 10-10 वोट पड़ेगी तो आपने ये याद रखना है कि स्वामी जी ने कहा इसलिए हम वोट डाले, मगर ये गलती नहीं करना कि वो जो पेपर मिलेगा उसके स्वामी जी लिखते, ऐसा नहीं। उसके लिए कृष्ण भैया है, उसके नाम लिखता है, कमल को देखना है, कमल के निशान पे थप्पा मारना है। और मैं अधिक नहीं बोलती हूँ, मैं लेट आया, स्वामी जी से माफी मांगता हूँ। मैं कम से कम 6 प्रोग्राम करके आया हूँ, अलग अलग जगहों में 3 रोडों का उद्घाटन करके आया, किसी की डेथ हो गई थी वहां करके आया, दूसरे 2 प्रोग्राम करके अभी आया हूँ। और मैं आधा घंटा यहाँ बैठूंगा, उसके बाद मुझे शाहपुर तक जाना है। शाहपुर मालूम है ना कहाँ पे? बहुत दूर से बापा, बे कलाक लागे जावा ना, 2 कलाक लागे आवा ना। और अरे पछे 5 वागे धर्मेश जी पत्नी ने स्वर्गस्थ થઈ ગયા તેના પણ આવવાના છે। तो बड़े बहुत से कार्यक्रम है मेरे पास, मैं अधिक समय नहीं बैठूंगा, स्वामी जी से माफी मांग के जाऊंगा। परंतु इतना आपको बोल के जाता हूँ कि स्वामी जी का भाषण सुनना बहुत कठिन है, उनके पास बैठना बहुत कठिन है। अगर किसी का दिमाग कोई चेंज कर सकता है, अगर भ्रष्टाचार की लोगों को जेल भेजने का काम कोई कर सकता है, तो वो सुब्रमण्य स्वामी कर सकता है। इसलिए मुझे कहा कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना, मैं 1-2 मिनट ज्यादा बोल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Now I would call upon Narendra Naure to come and have a geet presented to you, and then it will be followed by Dr. Swami's lecture. प्राची की चंचल किरणों से, पूरब की चंचल किरणों से आया स्वर्ण विहान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। ऊपर हिम से ढकी हुई है ये पर्वत मालाएं, सुलग रही है भीतर भीतर प्रलयंकर ज्वालाएं। उन लपटों में दिख रहा है भारत का उत्थान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। जाग उठी है वानर सेना, जाग उठा वनवासी, चला उदधि को आज बांधने ईश्वर का विश्वासी। दानव की लंका पर फिर से होना है अभियान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। सहकर अत्याचार युगों से स्वाभिमान फिर जागा, दूर हुआ अज्ञान पार्थ का धनुष बाण फिर जागा। पांचजन्य ने आज सुनाया संस्कृति का जयगान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। स्वर्ण प्रभात खिला घर घर में, जागे सोए वीर। युद्ध स्थल में सज्जित होकर चले आज रणधीर।
पुनः स्वीकार किया है असुरों का आह्वान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। प्राची की चंचल किरणों से आया स्वर्ण विहान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। धन्यवाद नवरे जी, बहुत ही अच्छा उनका राग है और अच्छे अच्छे गीत भी बनाते हैं। हमारे बीच में इस एरिया के नगर सेवक, इस क्षेत्र के नगर सेवक प्रकाश गंगाधरे जी उपस्थित हुए, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ जिगर चंदे यहाँ के वार्ड अध्यक्ष उपस्थित हुए, उनका भी स्वागत करते हैं। सुनील टुपड़े यहाँ के सेक्रेटरी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। स्वामी जी का स्वागत प्रकाश गंगाधरे और जिगर चंदे और उनकी वार्ड की टीम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गंगाधरी जी, आप इस वार्ड के नगर सेवक हैं। जिगर चंदे यहाँ के अध्यक्ष हैं। सुनील टोपरे यहाँ के महामंत्री हैं। हमारे बीच में श्री नागराजन जी उपस्थित हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ में कल्पनाबेन कंदाड़िया उपस्थित हुए हैं, महिला आघाड़ी की प्रमुख है। श्री राकेश जोशी ब्राह्मण सोशल ग्रुप के फाउंडर मेंबर है, ब्राह्मण समाज के भी फाउंडर मेंबर है। और श्री ललित भाई बीड़, उनका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। Now it's over to Dr. Swami. हिंदी में बोलूं तो किसी को आपत्ति नहीं। मद्रासी हिंदी बोलेगा तो देश के लिए अच्छा ही है। मित्रों, पहले तो मैं जगदीश शेट्टी और उनके जो साथी हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि ये हमारी अपेक्षा के पार एक सफल पीटी की कॉन्फ्रेंस आज हुई है। ये कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता ये है कि हमने ये सोचा कि 1947 के बाद धीरे धीरे जो आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने किया था उसके विपरीत हमारे देश में हो रही है राजनीति में। वो ये है कि महात्मा गांधी ने पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग जो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, उनको अपने स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ा था और ये हस्ती के बनकर खड़े हुए। और जब उन्होंने जोड़ा था उस समय हम लोगों के देश में जो प्रवृत्ति थी कि हम अंग्रेज के बिना इस देश को चला नहीं सकते। हमें तो ऐसे ही गलत इतिहास सिखाई गई थी कि ये हिंदुस्तान कभी एक देश नहीं था, अंग्रेजों ने आकर इस देश को बनाया। और महात्मा गांधी, उनके पहले भी लोग थे, तिलक थे, राणाडे थे, दादाभाई नौरोजी थे, परंतु उन्होंने एक एक जिला स्तर पर भी महात्मा गांधी ने आह्वान करके लोगों को
हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर जोड़ा था। और 1947 के बाद धीरे धीरे हवा बनाई गई कि इस राजनीति में सिर्फ चोर बदमाशों के लिए जगह है और शरीफ लोग जो हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए जगह नहीं है। जो अपने आत्मसम्मान को ख्याल करते हैं उनके लिए जगह नहीं है। और धीरे 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 क्रिमिनल्स भरने लगे क्योंकि जगह आपने खाली कर दी। ये आए, पहले तो क्रिमिनल्स पैसा देने लगे राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने के लिए। फिर क्रिमिनल ने सोचा कि इतना आसान है चुनाव लड़ने के लिए, तो हम खुद लड़ें। तो खुद क्रिमिनल्स जीतने लगे और पार्लियामेंट में आने लगे, असेंबली में आने लगे। तो इस मूवमेंट को रिवर्स कैसा की जा सकती है, इसको बदल, इस दिशा को कैसे बदल करके दोबारा हमारे देश में ज्ञानी पढ़े लिखे लोग जो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं वो अपना पेशा छोड़ करके राजनीति में आ सके। अमेरिका में मैंने देखा है कि वहाँ जो बहुत कमा सकते हैं उन्होंने छोड़ करके राजनीति में आया। अब ओबामा है आजकल प्रेसिडेंट, ये हार्वर्ड लॉ स्कूल में थे, क्लास के टॉप में थे, हार्वर्ड लॉ जर्नल की एडिटर भी बन गए थे। किसी कॉर्पोरेट का लॉयर बनते तो वो बिलियनर बन जाते। तो आए, इनके पहले जिन बुश थे उनको हार्वर्ड से MBA मिला था। तो इस प्रकार से राजनीति में अमेरिका हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, इन सब देशों में राजनीति में जाकर के राजनीति के जरिए एक स्वच्छ प्रशासन देना ये एक मान्यता प्राप्त विषय है। और हमारे देश में हम बुराई तो करते रहते हैं, राजनीति के सब चोर हैं, कुछ नहीं होता है, सब पैसा खा रहे हैं, लेकिन हम खुद जा कर के इसको बदलने के लिए तैयारी के लिए शुरुआत हम ये PT कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। क्योंकि पहले आपकी मंशा क्लियर होनी चाहिए, आपकी चेतना जगी होनी चाहिए, उसके बिना इस देश को हम चला नहीं सकते। कितनी भी हमारी संख्या हो, मैंने कई बार अपने आपको भी और कई भाषणों में बताया कि 1000 बकरी एक जगह में खड़ी है और एक शेर आएगा तो संख्या तो बकरी के पास है, परंतु भागेगा बकरी, एक शेर उनको डरा देगा। तो इसीलिए संख्या पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार से शक्ति भी हो, शस्त्र हो, पैसा हो, जब तक आपकी मंशा नहीं है आप उस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। आज मुझे कई लोग पूछते हैं कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ करके क्यों ये सोनिया गांधी के सामने ऐसा झुकता है। अब मैं उनको फिर याद दिलाता हूं कि सर्कस में 5 सिंह होंगे एक पिंजरे के अंदर, एक दुबला पतला रिंग मास्टर जाएगा अंदर, फिर उसको हुक्म उन सिंहों को हुक्म देगा ऊपर चढ़ो, सब मेज पर चढ़ेंगे, मुंह खोलने बोलेगा, सब मुंह खोलेंगे, अपना गर्दन रखेगा एक एक के मुंह में, सब ताली बजाएंगे। ये एक एक सिंह इसका चिकनाचूर कर सकते हैं, इसका गला काट दे सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इसका जान ले सकते हैं, परंतु सिंह आज्ञा मानता है। तो मनमोहन सिंह का भी ऐसे ही बचपन से तैयारी है कि वो आज्ञा मानने की उनको आदत है। वो भी सर्कस सिंह जैसा ही एक सिंह है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसीलिए ये मंशा को तैयार करने के लिए अपना सही इतिहास क्या है, हमारे देश की क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हमारे लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं इमरजेंसी लड़ रहा था, सबने कहा कि तुम फालतू लड़ रहे हो, हार्वर्ड में जाके बसो, परिवार को ले जाओ, यहाँ तो हम गरीब देश हैं, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डेमोक्रेसी होता ही नहीं है, कौन सा थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डेमोक्रेसी है। लोग अपना पेट भरने के लिए सोच रहे हैं, कहाँ मूलभूत अधिकार का सोचेंगे। इस प्रकार से मुझे निराश करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया।
हम तो जल्दी निराश नहीं होते, क्योंकि मैं किसी की बात सुनता नहीं हूं। तो निराश तभी होगा तो दूसरे की बात जब सुनोगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो लड़ते रहूंगा, कुछ भी हो। नहीं क्या 20 साल लड़ोगे? मैंने कहा 20 साल लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, इमरजेंसी के 20 महीने के बाद इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दी। उस इलेक्शन में हम सब लोग, हमारे सारे लोग, ज्यादातर लोग जेल में थे। हाँ, हमें धन्यवाद देना चाहिए माधवराव मुले को, मोरप्पन पिंगले, ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए उन्होंने एक भूमिगत जाल बिछाई थी, और इसीलिए उस जाल के आधार पर ये जो 5 पार्टी इकट्ठे होकर के जनता पार्टी बनाई, उन्होंने चुनाव लड़ी। हमारे पास पैसा नहीं था, मैं खुद यहाँ इसी क्षेत्र से लड़ा था। मैं जब यहाँ मीटिंग में जाता था, भीड़ में होती थी, तो बाद में भीड़ से निकलने के बाद मैं पॉकेट देखता था, पॉकेट में पैसा भरा होता था। लोग पैसा ऐसा डाल देते थे, इतनी उत्साह थी, ये कोई अपेक्षा नहीं कर सकता था। रांखीर में इंदिरा गांधी खुद हार गई चुनाव में, और किसने हराया? रायबरेली के अनपढ़ लोगों ने हराया। मुझे लोगों ने कहा ये डेमोक्रेसी तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, हमारे देश में इतनी गरीबी है, कौन डेमोक्रेसी की बारी चिंता करेगा? चुनाव में तो इंदिरा गांधी रिश्वत दे देगी, कह देगी मैं ये दूंगी वो दूंगी, और लोग वोट दे देंगे। लेकिन मैंने क्या देखा है चुनाव के परिणाम में, दक्षिण भारत जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, और जो उत्तर भारत में अनपढ़ लोग थे उन्होंने कांग्रेस को पूरा हरा दिया। तो डेमोक्रेसी आई तो ये अनपढ़ लोगों के कारण आई, हमारे पढ़े लिखे लोगों के कारण नहीं आई। और ये बात आज भी चल रही है। मुझे 2012 में तमिलनाडु के इलेक्शन में मैंने देखा, सब कहते थे करुणानिधि के पास 2G का खूब पैसा है, पैसा देगा वोटर को। उसने दिया भी, 6000 रुपए एक वोट के लिए उसने 6000 वोट दिया था। लेकिन लोगों ने पैसा भी लिया और उसके खिलाफ भी वोट दे करके जीता। तो एक आस्था होनी चाहिए हमारे देश की संस्कृति के बारे। हम तो मामूली नहीं है। लोग इस देश को कहते हैं कि ये देश अंग्रेजों ने साथ बना के दिया हमें। वास्तव में देखोगे तो दुनिया में कई देश टूट गए। युगोस्लाविया का 4 टुकड़ा हो गया, इंडोनेशिया का 2 टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया। बाकी है वो 4 टुकड़ा करने के लिए, वो भी हम कर देंगे। उसको कहते हैं जब पाकिस्तान टूट गया था तो कह रहे थे कि नाम क्या होगा अब। एक का था नाम बांग्लादेश, दूसरा का नाम जगन्नाथ जोशी, एक होते थे MP, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा इसका नाम अब पाकिस्तान कह देना चाहिए, जो बाकी है। और सोवियत यूनियन इतनी ताकतवर शक्ति, अमेरिका के बराबर वर्ल्ड पावर, उसका 16 टुकड़ा हो गया। और अब फिर पता लगा कि सोवियत यूनियन क्या है। अब पता लगता है कितनी गरीबी है उसमें, कितना प्रोपेगेंडा होता था सोवियत यूनियन में। मुझे EMS नंबूद्रीपाद एक कम्युनिस्ट थे, मुझे चिढ़ाते थे, देखो सोवियत यूनियन में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई पॉवर्टी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। तो आखिर में मैंने उनको बताया कि अब तो सोवियत यूनियन भी नहीं है। तो मैं आपसे पहली बात ये कह रहा हूं कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस हम कर रहे हैं हम करते जाएंगे, क्योंकि हम एक नया तबका, नया पीढ़ी जिसकी चेतना एक विराट चेतना है, जो अपने सही इतिहास को जानता है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, हम तो सब एक ही हैं। आजकल DNA टेस्ट के अनुसार तो हम सब एक ही हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेटिक्स में तो छप गया हिंदू मुस्लिम का एक ही DNA, ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट का भी एक ही DNA।
और ये तो सिद्ध हो गया जब डॉक्टर अंबेडकर गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1916 में, जब हमें जानवर समझते थे पश्चिम देशों में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स में। उसकी पीएचडी थीसिस इतनी टॉप क्लास है। बाद में गए लंदन में उन्होंने लॉ डिग्री ली और हिंदुस्तान में आए और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और संविधान की तैयार करने में योगदान की। पर तो हमारी खेद की बात है हमारे देश में कि लोगों ने उसकी भारत रत्न भी जनता सरकार नहीं दी थी, कांग्रेस सरकार ने नहीं दी थी। सरदार पटेल को भी जब मैं मिनिस्टर था तब भारत रत्न मिली थी। सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस, इनको कांग्रेस ने नहीं दी थी। कांग्रेस को लिए सिर्फ नेहरू परिवार। और देखिए भीमराव वो कहते थे अम्बेडकर को सब भाषणों में, जिसने पीएचडी ली, जिसने इंग्लैंड में टॉप में लॉ डिग्री ली। जवाहरलाल नेहरू गए कैम्ब्रिज में फेल हुए। उन दिनों में जो कॉलोनी से आते थे उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई थी, जेंटलमैन पास। तो जवाहरलाल नेहरू को जेंटलमैन पास मिली थी। 1947 के बाद उसको अबॉलिश कर दिया था जेंटलमैन पास। इसीलिए जब राजीव गांधी गए तो वो भी फेल हो गए, ये राहुल गांधी आ गया वो भी फेल हो गया। सोनिया गांधी गई नहीं थी, फिर भी उसने कहा कि मुझे डिग्री है मेरे पास। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस जवाहरलाल नेहरू जो जेंटलमैन पास लेकर आया, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जिसने पीएचडी ली और बार में टॉप डिग्री मानी, उसको भीमराव। उल्टा कहना चाहिए अंबेडकर को कि वो है पंडित और जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल है। तो हमारे देश में ये सारा जो हमारी उलझन पैदा की गई है हमारी अतीत के बारे, इसको ठीक करना है पहले। और हमारे देश की जो एक जमाने में भूमिका थी, क्या भूमिका थी दुनिया के सबसे विकसित देशों में। जैसे अभी प्रोफेसर वैद्यनाथन ने कहा, वैद्यनाथन ने बताया कि 1000 साल पहले हमारी वर्ल्ड की जीडीपी में 50% हिस्सा था। दुनिया से लोग आते थे और यहाँ खरीदने के लिए आते थे, कुछ बेचने के लिए नहीं आते थे। क्यों बेचने के लिए? कोई खरीदने को पूछता ही नहीं। अमेरिका से 1636 में जब जहाज आते थे खाली आते थे, और कांचीपुरम में उस बंदरगांव में रुकने के बाद वो सामान खरीदते थे, कपड़ा, मसाला, ये सारी चीजों को खरीद करके वापस जाते थे। एक बार राजा ने पूछा उनसे कि सब ठीक है ना? उन्होंने कहा सब ठीक है, एक बात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, राजा ने कहा क्या बात ठीक नहीं है? वो कहा कि हम खाली जहाज के साथ आते हैं और यहाँ भर के जाते हैं, आप कुछ हमसे खरीद लीजिए तो हमारे लिए भी कुछ तसल्ली होगी कि खाली जहाज नहीं लाए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या खरीद सकता हूँ अमेरिका में से, यहाँ तो सब कुछ मिलता है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ सोचिए आप। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कभी बर्फ नहीं देखा। गर्म तमिलनाडु में तो हॉटर एंड हॉटेस्ट सीजन होती है, हाँ वो 3, और वहाँ तो कोई बर्फ का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा राजा ने कि मैंने बर्फ कभी नहीं देखा, हिमालय में है परंतु मुझे दूर जाना होगा। आपके देश में मैंने सुना कि बर्फ आसमान से गिरती है सर्दी में, तो आप बर्फ दीजिए, लाइए, मैं खरीद लूंगा। तो वहाँ अमेरिका में जो वहाँ तालाब थी एक बॉस्टन के पास, उसकी जो सर्दी में फ्रीज होने के बाद वो सॉडस्ट डाल करके उसको काटते थे, फिर उसको जहाज में रखकर हिंदुस्तान लाते थे। 4-4 महीने लगते थे जहाज के लिए, परंतु क्योंकि वो जहाज के जो लोअर पार्ट में थी वहाँ रखते थे और पूरा सॉडस्ट से कवर करके रखते थे, तो बच जाती थी और उसको आकर यहाँ बेचते थे। अब देखें अमेरिका का एक्सपोर्ट शुरू में सिर्फ बर्फ था, हमसे वो सब खरीदते थे। आज कितना बदल गया है।
आज हमें भ्रष्ट देश कहते हैं। 123 है हमारा नंबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। परंतु जो वहाँ बाहर से आए हमारे देश में, जैसे पासियन चाइना से आए थे भिक्षु AD 400 माने 1700 साल पहले, यानी 1650 साल पहले वो हमारे देश में आए। उन्होंने 11 साल रहे, यहाँ ग्रंथों को खरीदा उन्होंने, फिर उन्होंने पुस्तक लिखी अपने अनुभव के बारे। वो कहते हैं कि इस देश में तो सब कुछ मिलता है, समृद्धशाली देश है, लेकिन इस देश की जो विशेषता है कि यहाँ के लोग इतने निष्कपट ईमानदार हैं कि वहाँ आप उनके घर में जाके कोई गलती से सामान छोड़ देंगे तो आपके पीछा करके देते हैं। या कहते हैं कि यहाँ के लोग जब रात को घर से बाहर निकलते हैं किसी कार्यक्रम के लिए, ताला नहीं लगाते घर पर। ये मैंने कभी नहीं किसी जगह में देखा उन्होंने कहा। और यही बात दोबारा युआन चोंग आए थे 700 साल के बाद, वो भी यही कहते थे। वास्को ड गामा आया पोर्चुगल, उसने भी यही लिखा है। तो हमारी देश की प्रतिष्ठा भी ये थी कि ईमानदार है और ये देश अमीर देश है। लेकिन आज दोनों में हम उल्टा हो गए। तो ये सब जानना चाहिए कि क्यों हम आज इस परिस्थिति में हैं और इस परिस्थिति से कैसे उठ सकते हैं। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, उस तक मैं चंद्रशेखर के राज में मैंने जो चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे, मैंने इस देश में अर्थ प्रणाली में सुधार लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए ब्लूप्रिंट्स तैयार कर दी थी। तो हमारी गवर्नमेंट गिर गई। तो नरसिम्हा राव ने मुझे आमंत्रित किया उनकी सरकार में ज्वाइन करने के लिए। शर्त एक ही रखा कि कांग्रेस का मेंबर बनना चाहिए। मैंने कहा मैं कांग्रेस का कभी नहीं मेंबर बनूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने कहा ये तो पार्टी नहीं है, ये तो एक परिवार का है, आप भी थोड़े दिन की मेहमान हैं, तुम्हें तो भगाने वाले हैं ये लोग, तो जब तक है मैं आपको मदद करूंगा। तो उसने फिर एक कमीशन बनाया गैट के लिए, उसमें कैबिनेट रैंक दिया। मैं पार्टी का कोई सहयोगी नहीं था, मैं कोई आला ही नहीं था, मैं कोई गठबंधन में नहीं था। फिर भी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए उसमें उनको ब्लूप्रिंट देकर उनको बताऊं क्या सारा कुछ किया उन्होंने। उनके हुक्म पर मनमोहन सिंह ने ये सारा क्रियान्वित किया। परंतु मीडिया के कारण सोनिया गांधी भी नफरत करती थी नरसिम्हा राव से। क्यों? क्योंकि जब वो सोचते थे कि राजीव गांधी हत्या होने के बाद एक सहानुभूति लहर चलेगी और उनको मेजॉरिटी मिलेगी। परंतु हम लोग, मैं उसके समय लॉ मिनिस्टर था, मैंने चुनाव के लिए 4 हिस्से में चुनाव करा दी थी, क्योंकि हमारे पास पुलिस नहीं थी। तो इस 3 हिस्से के बाद ही राजीव गांधी की हत्या हुई। तो एक ही हिस्से में उनको पूर्ण सफलता मिली ये सहानुभूति में, तो उनको मेजॉरिटी नहीं मिली। प्लान था सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन परिवार ने सोचा ये तो अनुभवहीन है और मेजॉरिटी नहीं है, पार्लियामेंट चला नहीं सकेगी। तो हम थोड़े दिन में क्वार्टरची इन्होंने सलाह दी कि हम पार्टी को तोड़ेंगे, दूसरे पार्टी को तोड़ करके मेजॉरिटी बना देंगे। उसके बाद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उस तक कोई बीमार, बुढ़ा, मरने वाला कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बना दो। तो उन्होंने नरसिम्हा राव का 4 हार्ट अटैक हो गई थी, बड़ा बिस्तर में लेटा हुआ था, उसको बना दी। अब वो बनने के बाद उनकी स्वास्थ्य सुधरने लग गई। तो ये सब चिढ़ गए, क्योंकि ये गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, पार्टी की अध्यक्षता भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसीलिए नरसिम्हा राव की बुराई करते रहे, उनको क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को दिया और आखिर में नरसिम्हा राव को चुनाव कराया। और परंतु क्या हुआ कि जब सोवियत मॉडल थी हमारे देश में, उस समय हमारी ग्रोथ रेट 3% से ज्यादा नहीं था। नरसिम्हा राव ने इसको 5 साल के अंदर
8% तक ले गए। उसके बाद देवगौड़ा आए। देवगौड़ा को तो सब कहते हैं नेल्सन मंडेला। क्यों? क्योंकि कन्नड़ में नेल माने खेती। ये कहता है मैं फार्मर का बेटा हूं, तो नेल्सन। मंडे माने दिमाग, इल्ला माने नहीं है। उसकी सरकार आई, रिफॉर्म नहीं किया, कम्युनिस्ट उसके मेंबर्स थे। फिर गुजराल की आई, वो भी कुछ नहीं कर सके। तो जब ये एनडीए सरकार आई तो ग्रोथ रेट कम हो गई 4%। और उसको फिर उठाते उठाते 2003 में 2003-04 में उन्होंने 8.5% तक ले गए। इसीलिए जल्दी चुनाव कर दी कि भाई हमने ग्रोथ को किया है। लेकिन चुनाव में पता नहीं किस कारण से हारे, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हारे। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सारा देश में उपयोग किया गया था। लेकिन हारने के बाद जो मोमेंटम बनाई थी एनडीए गवर्नमेंट, वो थोड़ी देर साल चली। 2008 के बाद डाइविंग, और आज तो हमारी परिस्थिति ऐसा खराब है कि इस परिस्थिति से उठाने के लिए एक नया मजबूत निर्णायक प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। भगवान के आशीर्वाद से आज एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है। वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने गुजरात की मॉडल के बारे सब उसके बारे बोलते हैं। और गुजरात का मॉडल क्या है? उनका मूल बात ये थी कि यदि लोगों को कन्विंस कर दोगे कि मैं तुमसे पैसा लूंगा तो उसको आपकी भला के लिए खर्च करूंगा। किसानों से कहा कि जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिसिटी रेट मैं नहीं देने वाला हूं, परंतु 18 घंटा कम से कम लगातार आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। किसान ने कहा हमें मंजूर है, ये मैं स्वीकार है। तो उन्होंने सब्सिडी हटा दी और उनको फुल चार्ज दी, परंतु इलेक्ट्रिसिटी में पावर कट नहीं। ये किया उन्होंने तो सारा बदल गया मामला। सरदार सरोवर के लिए अब आपकी कैंडिडेट यहाँ वो आई है जो तोड़फोड़ करने वाली है, क्या उसका नाम? आप वाली, हाँ, मेधा पाटकर का पिताजी कनौलकर थे। वो हमारे कार्यकर्ता थे, हम तो उनको बहुत मानते थे। तो कभी ऐसा हो जाता है कि बाप का बेटी ठीक ही नहीं होता है। लेकिन मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर नहीं होना चाहिए, उन्होंने कर दिया। आज जाकर कच्छ को देखो, जो रेगिस्तान था आज हरियाली है, एक्सपोर्ट करने वाली है। रोड बना दी और ग्रोथ रेट 10% जारी है। हिंदुस्तान 10% 5 साल के लिए चलेगी ना, प्रति वर्ष 10% ग्रोथ रेट, तो हम विकसित देश बन जाएंगे, चाइना को ओवरटेक कर सकेंगे। ये हमारे पास आज। उसके लिए क्या करना है? अब प्रोफेसर वैद्यनाथन वो कई ऐसी बातें कहती है जो बहुत गंभीर बात है, परंतु इस रोमांचक तरीके से कहते हैं कि सब लोग हंस करके कभी इसको ध्यान में नहीं रखते, वो जोक को ज्यादा देख लेते हैं। उन्होंने बहुत ठीक बात कही थी कि सबसे मुख्य है रेट ऑफ सेविंग्स, और हमारे लगभग जो पूंजी होती है हमारे देश में, उसमें विदेशी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ज्यादातर हमारे देश के सेविंग्स। लेकिन पिछले 5 साल में सेविंग्स कम होते जा रही है। तो सेविंग्स को उठाना है और उसको उठा करके दोबारा 35% तक लाना है, और उसके साथ 3-4% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जोड़ दीजिए, तो 38% की इन्वेस्टमेंट होगी, तो ग्रोथ रेट 10% हो जाएगा। 10% 5 साल के लिए रखोगे
तो निश्चित तौर पर हमारे देश की पूरी विकास हो जाएगी। क्या हम उठा सकते हैं? हाँ, उठा सकते हैं। लोगों को प्रोत्साहित करिए। अभी नितिन गडकरी की एक कमेटी है इकोनॉमिक विजन, उसने एक सब कमेटी बनाई है इकोनॉमिक विजन। उसमें मुझे उन्होंने चेयरमैन बनाई है। मैंने कहा कि ऐसा कदम उठाएं आते ही सरकार में जिससे लोग उत्साहित हो जाएं। और ये खास तौर पर ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम लोग के महिला जिन्होंने इन्होंने कहा, प्रोफेसर वैद्यनाथन ने, मध्यम वर्ग के लोगों को उत्साहित करें कि वो पैसा बचाएं। अब वो कौन सा ऐसा कदम है जो सीधा तुरंत जिसका असर लगेगा? ये नहीं कि आज हम पूंजी डालेंगे फिर आस्ते 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 वो आएगा और इन्हें 5 साल के बाद आपको मिलेगा जेस्टेशन लैग के नाम पर। तो मैंने ये सुझाया कि आप इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो। तो लोगों को शौक हुआ। पहले तो सब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से तंग आए। अब कई ऐसे भी हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो रिजाइन करके पार्टी भी बना लेते हैं। उससे भी आजकल हम तंग आने लगे। तो ये इनकम टैक्स का काम है, आपको कागज में कागज मांगते रहे, तंग करते रहे, रिश्वत ले। और इसलिए लोग समझते हैं कि हम क्यों अपनी आमदनी दिखाएं, उसको बचाएं, नहीं उसको ब्लैक मनी में कर दें, ब्लैक मनी को विदेश में बेच दें। तो हमारे देश में जो पूंजी होनी चाहिए उससे हम वंचित हो जाते हैं। तो इनकम टैक्स को अबॉलिश करने से रेवेन्यू कहां से आएगा? कितना रेवेन्यू खत्म हो जाएगा? 2 लाख करोड़ रुपए। क्या ये 2 लाख करोड़ रुपए दूसरे रास्ते से हम नहीं पा सकते? मैं तो कहता हूं कि मान लीजिए मैं इनकम टैक्स अबॉलिश करता हूं, 2 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए, लेकिन बचत तो बढ़ गई, रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ गई। रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ गई तो सामान जो उत्पादन हो रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई, और संख्या बढ़ गई तो इसके माने कि इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स से भी आपको रेवेन्यू बढ़ जाएगी। और हमारी कैलकुलेशन के अनुसार वो 2 लाख से ज्यादा होगा। और वो छोड़िए, वो तो एक समझाने की बात हो गई। मैं तो प्रत्येक शब्द को बता रहा हूं कि आपको आमदनी चाहिए 2 लाख का, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन कर दो। अभी स्पेक्ट्रम का 1/10 की हिस्सा की ऑक्शन हुई है। कितना मिला है? 61,000 करोड़। ये कपिल सिब्बल कहता था 0 है। बेचारा उसको 0 से आगे गिनना आता नहीं है। और यदि सीएजी की रिपोर्ट में जाओगे तो 1,76,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल सकता था ऑक्शन से। क्यों? क्योंकि 2008 में उन्होंने स्पेक्ट्रम बेचा 2001 के दाम पर। जब एनडीए गवर्नमेंट ने ऑक्शन की थी तो तब पता लगा कि 1680 करोड़ फॉर 4 मेगाहर्ट्ज मार्केट प्राइस है। उसी मार्केट प्राइस में 2008 में उन्होंने फिक्स किया। इस 2008 का जो फिक्स करने क्यों फिक्स किया? कि नहीं हम टैरिफ रेट्स को बढ़ाना नहीं है, उसको कम रखना है, इसीलिए हम सस्ते दाम पर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी पॉलिसी है, लेकिन जिनको आपने लाइसेंस दिया उनमें से 2 कंपनीज थे, वो टेलीकॉम कंपनीज भी नहीं थे, वो रियल एस्टेट कंपनीज थे। स्वान टेलीकॉम शाहिद बलवास का, और दूसरा है यूनिटेक। ये दोनों तो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, उनको दे दिया लाइसेंस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विदेशी कंपनी स्वान ने एटिसलाट अबू धाबी का, और ये यूनिटेक ने नॉर्वे का टेलीनॉर,
उनको बेच दिया। किस दाम पर बेचा? 8 गुना दाम पर। तो यदि सरकार खुद नीलाम करती उस समय तो सरकार को 10 गुना ज्यादा मिलती। 10 गुना माने आपको, जैसे सीएजी ने कहा, 1,76,000 से कम नहीं होती। मेरी जो कैलकुलेशन है वो है कि 2 लाख से ज्यादा मिलती है। अब ये 61,000 10% में मिल गई तो बहुत ज्यादा मिलने वाली है। अब हर साल हम ऑक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल फोन्स की डिमांड बढ़ते जा रही है। और 2G सिर्फ नहीं है, अब 3G भी आ गया, 4G भी आ गया। 4G को भी मुफ्त में दिया है, इसका भी हम करना है, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में रहा है। मैंने फाइल किया था, ये राष्ट्र हित में नहीं है, इनको कैंसिल कर दो। सबने कहा ये क्या स्वामी बोल रहा है, इसको ये वकील नहीं है तो इसलिए ये कुछ भी बोल सकता है। लेकिन कभी हो सकता है ऐसा, और ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, सारे 122 लाइसेंस को एक साथ कैंसिल कर दिया। थ्री जी के ऑक्शन करोगे तो 4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। 4G के ऑक्शन करोगे तो 6 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। कोयला का जो है उसका तो अभी केस चल रही है, उसका भी कैंसिल हो जाएगा। होने के बाद उसको ऑक्शन करो और आपको 11 लाख करोड़ मिलेगा। ये जो गैस और ये इसका जो जमीन दे रहे हैं ना अंबानी, उसको भी नीलाम करो तो 24 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। और विदेश से जो हमारे लोगों का खाता है वहां बैंक अकाउंट, 70 देश हैं जहां सीक्रेट बैंकिंग होती है। वहां इन देशों में जो अकाउंट है उसमें टोटल अमाउंट 120 लाख करोड़ रुपए है। रामदेव कहते हैं उसको वापस लाओ। उनको तो पूरा आस्था है कि प्रोफेसर वैद्यनाथन रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने पाली नारीमन से पूछा कि कोई रास्ता है, तो उन्होंने कहा कि रास्ता तो है, क्योंकि 2005 में यूनाइटेड नेशंस ने एक एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर रेजोल्यूशन पास किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी देश ये समझे कि अपने कोई नागरिक नाजायज तरीके से, अवैध तरीके से बैंक अकाउंट विदेशों में इन 70 देशों में खोला है, तो वो देश ये एक अध्यादेश या पार्लियामेंट से एक सत्ता, एक स्टैट्यूट बना दे कि जो भी हिंदुस्तानी उसका जो नाजायज अकाउंट विदेशों में इन 70 देशों में है वो हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, और हर सरकार को फिर कटिबद्ध होते हैं कि ये सारा पैसा भारत सरकार को दे दें। और यदि कोई कहे कि भाई मैंने तो नाजायज रूप से न्यायपूर्ण रास्ते से मैंने बैंक अकाउंट खोली है, सारा पैसा मेरा कमाई हुआ पैसा है, मैंने रिजर्व बैंक को भी अवगत कराया, ऐसे अकाउंट को हम वापस कर सकते हैं। तो मैंने नारीमन से पूछा कि फिर ये सरकार क्यों नहीं करती है और थोड़ा लोकप्रियता इनकी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा वो कैसे कर सकते हैं जब उनका ही खाता वहां खुला हुआ है। सही बात है, ये नहीं करेंगे। सोनिया गांधी के खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपए, तो ये जब आई हिंदुस्तान में इसके पास कुछ पैसा नहीं था। कैसा हो सकता है? ये जो नौकरी कर रही थी उसमें तो ज्यादा कमियां नहीं हो सकती। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूँ कि कहाँ नौकरी कर रही थी 1963 से 68? कृपया बता दीजिए। सब चुप। मैंने कहा मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, बायोडेटा में होता है कि कहाँ आपने काम किया है, ये बताने के लिए क्या चाहिए?
बायोडेटा में उसने कह दिया कि मैं 63 से 68 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़कर इंग्लिश में डिग्री ली। मैं वहां लेक्चर के लिए गया, वहां लोगों से पूछा कैसे स्टूडेंट थी, वो कहते हैं यहाँ स्टूडेंट ही नहीं थी। तो मैंने कहा लिख कर दोगे? उन्होंने लिख कर दिया। मैंने स्पीकर को दिया, उस समय मनोज जोशी थे। मैंने कहा इससे पूछो, इसने तो उम्मीदवार बनते समय एफिडेविट दिया है और पार्लियामेंट का हुज हू में भी यही लिखा है। तो उन्होंने चिट्ठी मेरा भेजा, जवाब आई कि ये टाइपिंग मिस्टेक था। तो मनोज जोशी ने कहा अब क्या करें? मैंने कहा ये कैसा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है? एक कॉमा फुल स्टॉप का टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है? ये पूरा सेंटेंस गॉट अ डिग्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन इंग्लिश, ये कैसा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है? तो मनोज जोशी ने फिर क्या करें? मैंने कहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज दो, लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक इन हिस्ट्री। और बेटा ने भी झूठ बोला है। तो लगता है परिवार में झूठ बोलना आदत हो गई है, इसने झूठ बोला है। अर्नब गोस्वामी को कहा मेरे पास सर्टिफिकेट है, देखना तो मैं स्वामी को दिखा सकता हूँ। मैंने चिट्ठी लिखा, दिखा दो, अभी तक नहीं वो जवाब आया। और जो सर्टिफिकेट उसको मिली है, उस सर्टिफिकेट में इतना ही है कि यहाँ आए थे और उन्होंने क्लास अटेंड की थी और जो 4 एग्जाम ली थी उसमें इकोनॉमिक्स में फेल हो गए, इसीलिए उनको डिग्री नहीं मिली। तो ये सर्टिफिकेट दिखा नहीं सकते। अब इतना धोखेबाज लोग हमारे देश में है, तो कैसा हमारी इकोनॉमिक डेवलप होगी? मैं तो कहता हूँ कि इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है, साधन जितना चाहिए मिल सकती है टैक्स डाले बिना। उत्पादन हर क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि कृषि में हम 12 महीने कृषि कर सकते हैं। अमेरिका में 5 महीने नहीं कर सकते, वहां बर्फ गिरती है। आप यूरोप में भी नहीं कर सकते, और हमारे देश में 12 महीने कर सकते हैं। फिर भी 25% जमीन छोड़कर बाकी सब में एक ही फसल बोते हैं। मैंने कई बार आपको कहा है कि हमारे देश में 15 करोड़ गाय हैं, औसत में कितना दूध देते हैं? 200 लीटर। इजराइल में खूब खिला पिला करके जो गाय है वो कितना दूध देती है? एक गाय 11,000 लीटर। 200 लीटर 11,000 लीटर। मान लीजिए हमारे 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर दूध देंगे, तो फिर आपको सुबह दूध में स्नान करने के लिए मौका मिलेगा। और ये जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और ये आगे बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये दूध का दाम यूरोप में 10 गुना है। तो किसानों के लिए पैस्चराइजिंग, पैकेजिंग, छोटा सा एयरपोर्ट जिससे बम्बई कनेक्ट हो सकती है और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप मौका दीजिए। हमारे किसान अमीर हो जाएंगे इसी में। अनाज का दाम साउथ अफ्रीका में 7 गुना है, माने चावल का। जापान में भी 7 गुना है। हमारी चीनी सबसे सस्ता है। इन सारी चीजों के लिए एक्सपोर्ट के लिए व्यवस्था कर दें और हमारी एग्रीकल्चर को ग्लोबलाइज कर दें, तो इसी सब्सिडी की देने की जरूरत नहीं होगी। हमारे किसान इतने अमीर हो जाएंगे। यही करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं ये क्यों कहता हूँ, इस पर जोर लगा रहा हूँ, गुजरात में हमने देख लिया है, थोड़ा सा दे दें किसान बाकी कर लेता है। अंग्रेजों ने 1857 में जब देखा किसानों ने साथ दिया है रानी झांसी से के साथ और ये पेशवाओं को, तब उन्होंने कहा इनका कमर तोड़ना है। उन्होंने देश के सारे क्रिमिनल्स को इकट्ठा करके उनको जमींदार बना दिया। कहा कि हमें हर साल इतना पैसा मिलनी चाहिए प्रशासन चलाने के लिए, जितना आप कलेक्ट करते हो उसमें कोई बंधन नहीं, आप जितना चाहिए कर सकते हो।
और कोई दे नहीं सकता तो उसके भाई से ले लो, और वो भाई भी नहीं कर सकता तो इसकी बीवी चोरी कर लो। पूरा छूट दिया था इन जमींदारों, और उन्होंने चूसते चूसते जब सत्ता 1947 हुई, हमारी कृषि बिल्कुल गरीब हो गई थी। उसको फिर उठाने के लिए जरूरत थी, परंतु वो सोवियत मॉडल लाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होना चाहिए, परंतु उसके लिए पहले एग्रीकल्चर को तैयार करें। यही सरदार पटेल ने कहा था, ये महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू किसी की बात सुनने वाला नहीं था। और ये दोनों का भी, यानी महात्मा गांधी की हत्या हो गई और सरदार पटेल मर गए, ये सर्वसर्व बन गए, किसी की सुनता नहीं था। कभी कभी एडविना माउंटबेटन का सुनता था। और इसीलिए कश्मीर को ले गए यूएन में, सिरदर्द बन गई। अरे कश्मीर को यूएन लेने की क्या जरूरत है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस पर दस्तखत किया राजा, उसके बाद उसमें लिखा है, यानी कितने थे, लगभग 600 राजाएं थे। उसमें हमारे 450 से ज्यादा राजाएं सरदार पटेल ने साम दाम भेद दंड करके हमारे देश की हिस्सा बना दिया। बाकी जो थे 150 वो पाकिस्तान के साथ चले गए। और सब में एक ही बात थी कि उस डॉक्यूमेंट में, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, कि जनमत लेने की जरूरत नहीं, राजा का दस्तखत फाइनल है, और एक बार करने के बाद दोबारा पुनर्विचार नहीं हो सकता। तो कश्मीर तो हमारा पूरा हिस्सा है। उसका ये सारा जो झंझट बनी, ये जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में जाकर ले गए, और फिर 370 भी लगा दी। अब कश्मीर में हम तो चाहते हैं कि माहौल ऐसे बने कि हिंदू मुस्लिम दोनों अपने अनुपात में रहें, परंतु ये टेररिस्ट ने तो 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया वहां से। ये तो 370 के खिलाफ है। 370 में बनी कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वहाँ का जो रिलीजियस कॉम्पोजिशन है उसको बदलना नहीं है, लेकिन उन्होंने बदल दिया टेररिस्ट ने। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भेज दिया। क्या करना चाहिए? कश्मीरी पंडितों को वापस तो नहीं भेज सकते हैं, वो उनका मारकाट हो जाएगा। तो मैंने ये सुझाया कि इन्होंने 5 लाख भगा दिया, हम 10 लाख एक सर्विसमैन को कश्मीर में भेजकर जाकर बसने के लिए कहेंगे। मैंने जनरल वीके सिंह से पूछा, है कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, 10 लाख क्या, मैं 20 लाख दे दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि हम सब एक साथ रहे, लेकिन जब आपने भगा दिया। अब अभी नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में मेरे ख्याल में भाषण में कहा कि हिंदू बांग्लादेश से आएगा तो हम उनको यहाँ रहने देंगे, बट मुसलमान आएगा तो हम भगा देंगे। सब ने कम्युनल भाषण दे रहा है। बट इतिहास क्या कहती है? इतिहास कहती है कि जो मुसलमान हिंदुओं के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान बनाया जाए। यही अंग्रेजों ने किया। पाकिस्तान बनने की औचित्य क्या थी? कि जो मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता है, उसके लिए एक अलग देश बनानी चाहिए। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा करके पाकिस्तान बनी थी, जिसका 2 टुकड़ा होकर एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। तो वहां के मुसलमान अपना अलग देश लेने के बाद दोबारा ही हमारे देश में आएगी। तो फिर 2 काम होनी चाहिए, या उनको वापस भेज देना चाहिए, या बांग्लादेश को कहना चाहिए कि आपका 1/3 हिस्सा जनसंख्या हमारे देश में आ गई, तो इसीलिए 1/3 हिस्सा जमीन हमें वापस कर दीजिए। हमने तो ये दिया था इस आधार पर। और आप मैप में देखोगे तो खुलना से सिलेक्ट में एक लकीर खींच दो और दोनों तरफ से सेना को भेज के, तो सारा जो ऊपर का एरिया है 1/3 बनता है। यदि ये भाषा में बोलोगे तो बांग्लादेश सबको वापस ले लेगा। यही सरदार पटेल ने कलकत्ता में भाषण में कहा कि हिंदुओं के मार काट को रोक नहीं सकते हो, तो फिर मैं आकर आपके लिए रोक कर दिखाऊंगा। उसके बाद रुक गया।
32% थे हिंदू, आज 7%। चुनाव में हार गई बीएनपी पार्टी, तो उन्हें पहला जाके हिंदुओं की मोहल्ला में जाकर उनकी मारकाट की। इसके कोई नहीं बोलता है। मैं नहीं पक्ष में हूं कि हमारे देश में किसी धर्म के साथ अन्याय हो। कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको बराबर है, उसमें इधर उधर की बात है जिसके लिए हमें मुसलमानों के साथ बैठ करके फैसला करनी चाहिए। मैं सऊदी अरेबिया का एम्बेसडर के साथ एक दिन लंच किया। उसने उन्हें मुझे आमंत्रण भी दिया, पर उनको टाइम नहीं है जाने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि खबर आई है कि मक्का में आपने जिस मस्जिद में मोहम्मद नमाज पढ़ते थे उसको तोड़ दिया। हाँ, ये कैसा तोड़ दिया आपने? उन्होंने कहा कि मस्जिद तो नमाज पढ़ने के लिए एक सुविधाजनक जगह है, वो बिल्डिंग है। मस्जिद को तो हम तोड़ते रहते हैं सड़क बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, बगीचा बनाने के लिए। फिर मैंने कहा कि हिंदुस्तान में भी तोड़ सकते हैं? नहीं, आप प्रेम से करना होगा, जबरदस्ती से नहीं। मैं समझता हूँ कि अपनी सरकार बनेगी तो हम मुसलमान की समुदाय के साथ बैठ करके कहेंगे हमें तो 3 ही जगह चाहिए, अयोध्या, काशी विश्वनाथ और वृंदावन। और मुसलमान मान लें, भाईचारा हो जाएगा। मैं तो उनको अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजों को समझना चाहिए कि इतिहास क्या कहती है। और ये मैं आज सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहा हूं, बाद में पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1994 में यही बात कही है। मंदिर जो होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा पूजा होती है, इसीलिए भगवान चले जाता है उसमें, इसीलिए मंदिर सदा के लिए मंदिर है। लेकिन मस्जिद जो है वो धार्मिक स्थान नहीं है, वो नमाज पढ़ने के लिए जगह है, यहाँ से उधर कर सकते हैं। तो परंतु मुसलमान की सहमति से करने पड़ेगी, जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्री देश है तो इसमें बातचीत करके कर सकते हैं। मुसलमान खुद कहता है कि राम इमाम हिंद है, वो मर्यादा देता है, तो हम किस तरीके से उनमें विश्वास पैदा करें कि हम उनके हक के लिए हक के छीनने वाले नहीं हैं। लेकिन जो हुई है उसमें ये 3 हमारे लिए बहुत सबसे पवित्र स्थान है, इसको वापस लाने। तो मैं आपसे कहता हूँ इकोनॉमी को ठीक करने के लिए रास्ता है, और हमारे देश में लोगों का कोई कमी नहीं है। 70% हमारे लोग 35 साल से कम है। इनको अच्छा एजुकेशन दीजिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, शेड्यूल कास्ट हो, मुसलमान और हिंदू हो, सबके लिए टॉप क्लास एजुकेशन। आज तो सिर्फ 2% हमारी जीडीपी की खर्च हो रही है एजुकेशन में, 6% होनी चाहिए। और आज इंटरनेट से आप दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा सकता है आप सीधा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। एक नया प्रोग्राम आया है, इनका बेटा जो है आशीष शेट्टी, वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जहां इंटरनेट के जरिए आप दुनिया के क्लासरूम में साक्षी हो सकते हैं। हार्वर्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है, MIT में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये EDX एक नया प्रोग्राम आया, उसके जरिए आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोर्स भी कर सकते हैं, एग्जाम भी ले सकते हैं, डिग्री भी पा सकते हैं वहां जाए बिना। तो हमारे देश को नौजवान को तैयार करनी है, क्योंकि जहां मौका मिला है वहां हिंदुस्तानी चमक रहा है। अभी माइक्रोसॉफ्ट में कौन बन गया, उसका नाम है नाडेला, सत्या, ऐसे बहुत हैं। हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज की जो ग्रेडिंग होती है SCI, CMM 1 to 5 टॉप है, उसमें हमारे 35 कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज जो ग्रेड 5 का है। अमेरिका का कितना है 15, चाइना का कितना है 1,
वैसे ही हमारे ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स को प्राइस, फर्स्ट प्राइस जापान हर साल देती है। जहां कर सकते हैं हमारे लोग वो चमकते हैं, क्योंकि एक बार हम विकसित देश थे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज हमें नई सरकार बनाएंगे, परंतु ये सारा जो गड़बड़ी इन्होंने की है इसको ठीक करना है, और जिसने गड़बड़ी की है उनको भी पकड़ के अंदर करना है। सिर्फ इडली नहीं, पिज्जा का भी बंदोबस्त करेंगे। और मैं समझता हूं कि सबक सबको सिखाना है। जितना भी आप ऊंचे भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे तो अंदर कर देंगे। ये अमेरिका में होता है, ये हमारे देश में होने लगेगा तो सब घबराएंगे, भाई इनका ऐसा हो सकता तो हमारा क्या होगा। आज तो इंप्रेशन है बड़े लोगों का कुछ नहीं होता, तो इसलिए बड़े लोगों के शरण में रहो, कुछ नहीं होने वाला है। तो आज हमें भ्रष्टाचार को मिटाने से, विदेशों में जो पैसा है वो आने से, टैक्स किसी के लिए भी, एक्साइज टैक्स की भी जरूरत नहीं होगी, इतना पैसा होगा हमारे देश में। और इसी साथ हमारी जो उसकी जो क्षमता है, कृषि की क्षमता है, जो हमारे लोगों की क्षमता है, योग्यता है, उनके लिए सही शिक्षा दे करके उनको तैयार करनी है। लोग नए नए रास्ता ढूंढे, जैसे आज हमें अरब देशों से तेल लानी होती है। कल हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, जो टोयोटा गाड़ी 2015 से शुरू होने वाली है, टोयोटा गाड़ी वो सिर्फ बैटरी जैसा है, रात को चार्ज कर दो, अगला दिन 350 किलोमीटर विदाउट चार्जिंग चला सकते हो। या हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आ जाए तो फिर विदेशों से हमें मंगवाने की जरूरत नहीं होगी। थोरियम हमारे देश में 60% दुनिया के थोरियम हमारे देश में, यूरेनियम खत्म हो रही है, 2050 के बाद नहीं होगा। सारी दुनिया में आज थोरियम का रिसर्च चल रही है। होमी बाबा के कारण हमने रिसर्च पूरा कर दिया, लेकिन ये मनमोहन सिंह सरकार ने 2005 में जो अमेरिका से संधि की, उस संधि के कारण ये रुक गया है रिसर्च को करके। थोरियम रिएक्टर्स करने से बिजली दुनिया भर में, देश भर में मिल सकती है, दूसरे देशों को भी दे सकेंगे। हमें अपने बगल में जो बन रही स्थिति है उसको समझना चाहिए। अमेरिका भाग रहा है अफगानिस्तान से, तो कौन आएगा? तालिबान आएगा। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के जो आज प्रधानमंत्री हैं वो तालिबान के पिट्ठू हैं, तालिबान के बिना जीत नहीं सकते। इमरान खान तो पूरा उनका गुलाम है। पाकिस्तान कब तालिबान बनेगा ये थोड़ी दिन की बात है। तालिबान हिंदुस्तान के बारे में उनका नियत खराब है, तो हमें उसके लिए युद्ध के लिए तैयार करनी पड़ेगी। युद्ध के लिए हमारी जो मटेरियल्स हैं उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। हमारी रक्षा में कोई नहीं आने वाला है, ये अमेरिका है, कोई भरोसा नहीं कर सकता। हम अमेरिकन हमारे बहुत मित्र हैं, और तो मैं जानता हूं कि वो शक्ति की पूजा करते हैं। कल तक नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देंगे, आरोपी है। अब एम्बेसडर मिलने के लिए आ गई। नरेंद्र मोदी ने 2 बार कहा ना, तीसरी बार अर्जी की दी, तब नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीधा कैसे तुमने मुझको भेज दी अपॉइंटमेंट की चिट्ठी। आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जाकर वहां से परमिशन लेकर आइए, और वो परमिशन लेकर आई थी। हमको अमेरिका के सामने झुकने वाले लोग नहीं है। अमेरिकन डेलीगेशन आई थी अभी, उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप ये इकोनॉमिक प्लान तैयार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। मैंने कहा वो कमेटी है उसमें मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। कहा कि आपने वॉलमार्ट का विरोध किया। मैंने कहा किया। हम तो सोचते थे आप तो बाजारी प्रणाली के प्रेमी हैं, आप तो डेमोक्रेसी के प्रेमी हैं,
और ये कैसा कर दिया? मैंने कहा क्योंकि मैं प्रेमी हूँ इसीलिए मैंने किया। उन्होंने कहा कैसा? मैंने कहा देखो, वॉलमार्ट हिंदुस्तान आएगी, उसके लिए जो कैपिटल है वो अमेरिकन बैंक से लेगी कर्जा में। कितने रेट पर, कौन से ब्याज के रेट पर उनको मिलने वाली है? 2% इंटरेस्ट। यहाँ आएगी, यहाँ जो श्रम शक्ति है हमारी चीप लेबर, उसका फायदा उठाने वाली है। हमारे देश में आज जो व्यापारी हैं उनको आपसे स्पर्धा करनी है, कंपटीशन में रहनी है, तो उनके लिए कर्जा कितने रेट पर मिलेगी हमारी बैंकों से? 12 से 18%। और आपके साथ उनको ये लेबर के लिए compete करना होगा, लेबर महंगा भी हो जाएगा। तो ये कौन सा कंपटीशन है? ये तो बराबर की लड़ाई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए? फिर मैंने कहा ये करिए कि आप आने के लिए हम कोई इतराज नहीं करेंगे, परंतु हमारी कंपनीज जो हैं वो हमारी लेबर लेकर अमेरिका जा करके वहाँ सड़क बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए और वहाँ के बैंक से कर्जा लेने के लिए आप अनुमति दे दीजिए, फिर हमें कोई इतराज नहीं है। उन्होंने कहा वो तो वीजा का प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा वो तो तुम आपका समस्या है, ये कर दो यारो, लेकिन आप नहीं करोगे तो नहीं। हम तो अमेरिका के साथ इसी प्रकार से व्यवहार करेंगे, गिव एंड टेक। किसी के सामने, उसके सामने झुकने वाले नहीं। और अब मुझे खबर आई है कि चाइना को लग रहा है कि टेररिज्म एक सीरियस प्रॉब्लम है। उइगुर के लोग उज्बेकिस्तान से पाकिस्तान में आकर ट्रेन होकर काराकोरम पास से जाकर सिंकियांग में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आतंकवाद की ये कर रहे हैं। अभी भी आज के अखबार में आया। तो वो कहते हैं कि इसमें हम दोनों को मिलकर करना चाहिए। मैंने चाइनीज को कहा कि मिलकर करने वाले, आपका जो पाकिस्तान से इश्क है या प्रेम है, उसका क्या होगा? वो उनके घर, उनके देश में ट्रेन होता है, तो फिर हमें तो सोचना पड़ेगा। ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। जिस दिन चाइना तटस्थ हो जाएगा ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे, उस दिन पाकिस्तान का हजामत करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे लिए। परिस्थिति बदल रही है और चाइना को भी दोस्ती से नहीं होगा। उसको बताना होगा कि तुम हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो हम तुम्हारे लिए नुकसान कर सकते हैं। अंडमान आइलैंड और उसके 90 किलोमीटर पार, समुद्र के पार सुमात्रा, इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में सैनिक समझौता हो जाए कि ये जो जहाज इसमें आते जाते हैं उसको हम दोनों मिलकर के मॉनिटर करें और जब चाहे ताला लगा दें, जैसे सुएज कैनाल में होती है। 90% जो व्यापार है, विदेशी व्यापार चाइना का, उस मलाक्का स्ट्रेट से जाती है। चाइना को कहें बदमाशी करोगे तो ये बंद कर देंगे। हमारे बॉर्डर में लड़ने के लिए उनको लंबा दूरी पूरी करनी होती है, क्योंकि वो तिब्बत में विश्वास नहीं करते। तो वो सिचुआन प्रोविंस से उनकी सप्लाई लाइन है हमारी बॉर्डर तक। तगड़ा करो अपने एयरफोर्स को, तेजपुर में 4-5 स्क्वाड्रन को बिठा दो। कभी कोई छेड़छाड़ होगी तो सप्लाई लाइन को बॉम्ब कर दो। तो इस प्रकार से क्षमता दिखानी होगी। मैं नहीं कहता हूँ कि करना है, चाइना को बताना है कि भाई तुम समझते हो कि मुझे हम लोगों को ही तकलीफ दोगे, हम भी तुम्हें तकलीफ दे सकते हैं, तब समझौता हो सकती है। तो इस प्रकार से बराबरी की रिश्ते से हम अपने देश को फॉरेन पॉलिसी में भी एक आत्मसम्मान करके एक ग्लोबल पावर के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए नए तबका की आवश्यकता है, नए मंशा की। ये नहीं सोचेंगे हमारा क्या हो जाएगा,
पाकिस्तान एटम बम डाल देगा तो हमें क्या होगा? डालने दो, वो एक डालेंगे तो हम 10 डालेंगे, पाकिस्तान फिर खत्म। हमारे लोग मरेंगे, परंतु हम तो 100 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तान तो मैप से हट जाएगी। तो इसीलिए वो हिम्मत होनी चाहिए, जोखिम लेने की ताकत होनी चाहिए। उस प्रकार से एक नए हिंदुस्तानी खड़ा होने की आवश्यकता है। और मुझे तो ट्विटर में भाग लेने के बाद, नहीं, हमारी बुराई करने वाले लोग भी हैं उसमें, वो जो पैसा लेकर आते हैं उससे भी हमें मजा लगता है। पप्पू वाले और श्री 420 के चेले भी करते हैं। एक बार वो अंबानी के बारे में पूछने लगे सब, आपने मुकेश अंबानी के बारे क्या करना? फिर मैंने 2001 का कोर्ट केस दिखाया, जब 1.2 बिलियन माने कितना 7,000 करोड़ रुपए उनको विदेशी की बैंक में जमा थी, उसको वापस करवाया सबने। तो उसके बाद चुप हो गए। ये आप वाले तो गए, इनका तो दफन करना बाकी है। तो एक नया हिंदुस्तानी जो विराट है, जो इस मिट्टी को अपना मानता है, कई बार नहीं देखता, अंग्रेजों का यानी प्रशंसा के लिए देखता नहीं है, जैसे हमारे बुद्धिजीवी आजकल करते हैं। एक जो पक्का हिंदुस्तानी है, विराट हिंदुस्तानी है, जिसको सही इतिहास पता है, जिसको गर्व है बराबरी के रिश्ते के साथ, हम एक नया समाज को बनाने के लिए हमें मौका मिलने वाला है। आप लोग क्या कर सकते हैं? पहला, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का पोलिंग बूथ कौन से हैं देख लीजिए, उसमें जो वोटर लिस्ट है उसको निकाल लीजिए। एक एक घर जा कर के देखिए कि कौन अभी रहा है, कौन मर गया है, कौन छोड़कर चले गया है, ताकि बोगस वोटिंग उनके नाम पर ना हो। और एक शुद्ध वोटर लिस्ट बना करके बीजेपी को दे दीजिए कि हमारी ये है। पता नहीं बीजेपी के पास इतने अनेक काम हैं, उसमें ये कर सकते हैं कि नहीं, पर ये बहुत जरूरी है। क्योंकि पोलिंग बूथ में जब आप बैठे हैं, कोई आकर कहता है मैं राम सिंह हूँ, तो हमारा एजेंट को कहना चाहिए तुम कैसे राम सिंह हो गए, वो तो मर गया है या वो छोड़कर चले गया है। ये इस प्रकार की जो वहाँ से शुरू करिए और फिर उसमें आगे फिर वोट, जिस दिन वोटिंग होगी उसमें लोगों को प्रोत्साहित करके बाहर निकाल के जाने बोलिए। ये आज की आपके इलेक्शन में कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ये जो नया मंशा जो पैदा करनी है, जो तैयार करनी है और एक नवीन हिंदुस्तानी बनानी है, उसके यही हमारी निष्ठा है। इस पर हम आगे बढ़े। धन्यवाद। डॉक्टर जी, डॉक्टर स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो आपको ईमेल देना चाहता हूं, उसका आप नोट करिए। एक है swamy39@gmail.com, swamy39@gmail.com, और दूसरा है rvaidya2000@gmail.com। आपके जो सवाल होंगे आप जरूर ये दोनों ईमेल आईडी पर आप डॉक्टर स्वामी को और प्रोफेसर वैद्यनाथन को भेज सकते हैं, जो आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। और जो ट्विटर पे है आप डॉक्टर स्वामी और वैद्यनाथन जी का rvaidya2000 @rvaidya2000, आप ये दोनों ट्विटर हैंडल जानते हैं। हम आपको ये इसके लिए दे रहे हैं कि समय काफी हो चुका है और बहुत सारे डेलीगेट जो बाहर से आए उनके ट्रेन और फ्लाइट से, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन न रखते हुए हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। डॉक्टर स्वामी जरूर आपके साथ लंच पर और इंटरेक्शन करेंगे, आपके साथ लंच में उपस्थित रहेंगे। प्रोफेसर वैद्यनाथन को जाना है, तो अभी मैं
इसके बाद 2 ही कार्यक्रम है, वो आप शांति से बैठे रहे। एक है वोट ऑफ थैंक्स, श्री मनोज मेहता वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करेंगे और फिर वंदे मातरम होगा और उसके बाद ही कार्यक्रम समाप्त होगा। कार्यक्रम के बाद लंच की व्यवस्था की गई है। सभी डेलीगेट से विनती है कि आप लंच में सहभागी होइए। तो मैं मनोज मेहता को विनंती करूंगा और जैसे डॉक्टर स्वामी ने बताया था, उन्होंने श्रेय मुझे दिया कि ये ट्विटर कॉन्फ्रेंस के लिए, मगर पर्दे के पीछे तो मनोज मेहता है, वो पूरा श्रेय उनको जाता है आज की कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए। हर्षद भाई कुछ एक अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद मनोज मेहता आभार प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद वंदे मातरम होगा और वंदे मातरम के बाद ही अपने को यहाँ से हटना है। हमारे बीच में नगर सेविका समिता कांबड़े और उनके साथ में विनोद कांबड़े जी उपस्थित हुए हैं, उनका आप स्वागत करते हैं। मनोज भाई मेहता ने जिस तरह मेहनत की है बहुत काबिले तारीफ है और उसी तरह हमारे साथी भूपेंद्र भाई ठक्कर, कहाँ है भूपेंद्र भाई ठक्कर ने भी पर्दे के पीछे रहकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की है, इसके लिए उनका भी हम बहुत बहुत आभारी है। अभी आगे की कार्यवाही शुरू है। और एक सूचना ऐसी है, जब वंदे मातरम होगा तो जो पत्रकार है और जो फोटोग्राफर्स है, आप आपका एक स्नैप लेकर आप भी वंदे मातरम के लिए उसी तरह खड़े रहिए, बाकी जैसे खड़े रहते हुए। धन्यवाद। साथियों, आभार मानने के पहले मैं स्वामी जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। डॉक्टर स्वामी एक ऐसे प्लेनेट है जो हमारे हिंदुस्तान में लोगों में एक प्रथा है कि भविष्य के लिए नवग्रह और उसकी राशि भविष्य क्या होता है उसके लिए। लेकिन डॉक्टर स्वामी जैसे प्लेनेट का एक हमारे राजकीय क्षेत्र में उदय हुआ 1973 में, और ये ऐसा ग्रह है कि जो हमारे राजकारण में बदिया है, जो खराबी है, जो भ्रष्ट लोग है, उनको ये ग्रह नड़ गया तो कभी भी वो ऊपर नहीं आ सकते। ऐसा ये प्लेनेट के लिए और डॉक्टर स्वामी के साथ डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के ग्रह का मिलन हुआ है, युति हुई है। तो आने वाले दिनों में ये दोनों ग्रह आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की शकल और हमारा भविष्य वो तय करेगा कि जो हम आज तक पिछड़े हैं, तो आने वाले दिनों में ये दोनों ग्रह की युति कितना आगे लेके जाएगी, उसके लिए आप सबको योगदान देना पड़ेगा। आप लोग को सबको सक्रिय रूप से साथ देना पड़ेगा। धन्यवाद जी। आज युति हो गई है, मैं बोला ना युति हो गई है। तो आज मुझे आप लोग का आभार प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी दी है। तो आज जो ट्विटर सोशल मीडिया फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं, जो बहुत लंबे से आए हैं और हर टाइम हर जगह पे वो स्वामी जी को सुनने के लिए आते हैं, सबसे पहला तो मैं उसका आभार मानूंगा। फिर डॉक्टर स्वामी जी का तो आभार है ही है, उसके मार्गदर्शन से और उसकी प्रेरणा से ही हम लोग ये समाज सेवा में और राजकारण में है। फिर प्रोफेसर वैद्यनाथन जी तो हमारे ये ट्रिपल सोशल मीडिया फाउंडेशन में जब भी बुलाते आते हैं तो उसकी भी आभारी है। सुचेता दलाल जी जो निकल गई है, उनके भी हम आभारी है। डॉक्टर अजय शंखे, श्री जगदीश शेट्टी, जैसा उन्होंने बोला तो जगदीश शेट्टी का सामने का रोल पीछे का रोल तो सबको मालूम ही है। तो फ्रंट और बैक में उनके बगैर कोई प्रोग्राम सक्सेसफुली नहीं हो सकता है।